अगर आपने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है तो आपको काफ़ी तरह की रिटर्न्स फाइल करनी होती है। उन्हीं में से एक रिटर्न होती है GSTR 3B, जिसको बोल सकते हैं जीएसटी रिटर्न 3B, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी नॉर्मल टैक्स पेयर को फाइल करनी पड़ती है। उसका जो टर्म होता है वो मंथली या क्वार्टरली हो सकता है, लेकिन वो जो रिटर्न है वो सभी को फाइल करनी पड़ती है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्लीट GSTR 3B के बारे में। आइए एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में अपन क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज GSTR 3B? GSTR 3B क्या है, किस किस को GSTR 3B फाइल करनी होती है, GSTR 3B की ड्यू डेट क्या है, और ये जो रिटर्न है वो मंथली फाइल होती है या फिर क्वार्टरली फाइल होती है। अगर ये रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी तो क्या होगा, और अगर आपने ये रिटर्न गलत फाइल कर दी तो क्या होगा। और जीएसटी पोर्टल पर 3B फाइल करते समय आपके सामने 5 टेबल आती है, तो अपन उन 5 टेबल को डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी होती है, और लास्ट में अपन आपको रिटर्न फाइल करके भी दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं GSTR 3B क्या है। GSTR 3B एक मंथली रिटर्न है। अगर किसी यूजर ने QRMP स्कीम में ऑप्ट आउट कर रखा है तो उसके लिए ये रिटर्न जो है वो क्वार्टरली हो जाती है। अपन QRMP स्कीम के ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे। इस GSTR 3B को आप पोर्टल पर फाइल करेंगे तो आपके सामने कुल 5 टेबल आएगी, जिसमें आपको डिटेल फिल करनी है, जो कि GSTR 1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम टेबल है। इस रिटर्न में टैक्स पेयर को परचेज की, सेल्स की और टैक्स की डिटेल देनी पड़ती है। इन डिटेल को देने के साथ साथ रिटर्न फाइल करने से पहले जो आपने टैक्स की डिटेल दी है, जितना आपका लायबिलिटी बन रहा है उतना पेमेंट आपको करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं ये GSTR 3B किस किस को फाइल करनी पड़ती है। हर वो टैक्सेबल पर्सन जो GST के अंदर रजिस्टर्ड है उसको मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 3B फाइल करनी पड़ती है। इसमें कुछ टैक्स पेयर को अलग किया गया है जिनको GSTR 3B फाइल नहीं करनी पड़ती है, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं किस किस को GSTR 3B नहीं फाइल करनी होती है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में ले रखा है तो उसको GSTR 3B फाइल नहीं करनी होती है। अगर कोई NRI टैक्स पेयर है तो उसको भी GSTR 3B फाइल नहीं करनी होती है। और अगर किसी ने ISD के तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उनको GSTR 3B फाइल नहीं करनी पड़ती है। इन 3 कैटेगरी के अलावा कोई भी GST में टैक्स पेयर है तो उसको GSTR 3B फाइल करनी पड़ती है। अब बात आती है, अगर आपका परचेज, सेल, ये सारी डिटेल्स है जो बिल्कुल जीरो है, यानी कि आपने GST रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन आपने बिजनेस किसी भी तरीके से स्टार्ट नहीं किया है, तो भी आपको GST में 3B रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है। चाहे आपका टर्नओवर यानी कि सेल्स जो है जीरो हो, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, आपको GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपका टर्नओवर जीरो है, यानी कि आपकी सेल परचेज वगैरह जो है वो जीरो है, तो आपको एक फैसिलिटी दी गई है नील रिटर्न की, तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नील रिटर्न फाइल करना बहुत ही इजी है, वो आप एक SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं GSTR 3B को फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, और ये मंथली रिटर्न है या फिर एक क्वार्टरली रिटर्न है। अभी जैसे आपको बताया मंथली और क्वार्टरली दोनों मिक्सअप है, तो अब अपन बात करेंगे किसको मंथली फाइल करनी होती है और किसको क्वार्टरली फाइल करनी होती है। आज से कुछ समय पहले तक इसकी जो ड्यू डेट होती थी वो होती थी 20 तारीख अगले महीने की, यानी कि आप जनवरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 20 फरवरी, यानी कि आपको 20 फरवरी से पहले पहले GSTR 3B अपनी फाइल कर देनी है जनवरी मंथ की। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सभी मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट। इससे होता यह था कि सभी टैक्स पेयर जो हैं वो 18, 19 या 20 तारीख को पोर्टल पर लॉगिन करते थे और अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए आते थे। 1 से 17 तारीख तक तो कोई रिटर्न फाइल नहीं करता था, लेकिन 18, 19, 20 लास्ट के दिनों में पोर्टल पर एकदम से लोड आ जाता था। सभी यूजर एक साथ लॉगिन करके रिटर्न फाइल करने की कोशिश करते थे, जिससे क्या होता था कि GST का जो पोर्टल है यानी कि जो सर्वर है वो डाउन हो जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और इस ड्यू डेट को थोड़ा अलग तरीके से एडजस्ट किया। इसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी वो लोग जिनका सालाना टर्नओवर यानी कि पूरे साल में जो सेल्स करते हैं वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, और दूसरे वो लोग जिनकी 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा वालों को तो कर दिया ड्यू डेट उनका फिक्स 20 तारीख, यानी कि जिसका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ से ज़्यादा है उसकी जो ड्यू डेट होगी वो रहेगी 20 तारीख अगले महीने की, जैसा पहले हुआ करता था। बाकी जो बचे 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले, यानी जिनका सालाना टर्नओवर पूरे साल भर की जो सेल्स थी वो 5 करोड़ से अगर कम है, तो उनकी 2 कैटेगरी और बना दी। 20 तारीख तो हो गई 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों की, और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों की 2 डेट बना दी, 22 तारीख और 24 तारीख।
अगले महीने की, यानी कि आप जनवरी की बात कर रहे हैं तो फरवरी की 22 तारीख और फरवरी की 24 तारीख। सेम इसी प्रकार अगर आप QRMP स्कीम की बात करेंगे तो उसमें भी क्वार्टरली रिटर्न होती है। जनवरी टू मार्च क्वार्टर है तो उसकी रिटर्न जो जाएगी वो अप्रैल की तारीख को जाएगी। जो तारीख अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं मंथली रिटर्न की, सेम वही तारीख होती है क्वार्टरली रिटर्न की, बस वो क्वार्टर एंड होने के नेक्स्ट मंथ की डेट फिक्स होती है। सेम वही प्रोसेस होता है, क्वार्टरली हो या मंथली हो। मंथली है तो नेक्स्ट मंथ की, क्वार्टर है तो जो क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट मंथ की। इसमें अलग अलग स्टेट को डिवाइड कर दिया। इंडिया के कुछ आधे स्टेट्स को दे दी 22 तारीख और कुछ स्टेट्स को दे दी 24 तारीख। कौन से स्टेट की कौन सी तारीख है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप देख सकते हैं 22 तारीख कौन कौन से स्टेट की और 24 तारीख कौन कौन से स्टेट्स की है। तो ये जो ड्यू डेट है, इन ड्यू डेट तक आपको अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। मंथली ऑप्ट आउट कर रखा है चाहे आपने QRMP ऑप्ट आउट कर रखा है, जो भी आपने ऑप्ट आउट कर रखा है उस बेसिस पर आपको अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। और ड्यू डेट आपने अभी स्क्रीन पर देख ली होगी, कौन से स्टेट की 22 तारीख और कौन से स्टेट की 24 तारीख है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप टाइमली यानी कि जो ड्यू डेट है तब तक अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर आप अपनी ड्यू डेट पर रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लगेगी लेट फीस, और लेट फीस के साथ साथ लगेगी आपके ऊपर पेनल्टी। करंटली GSTR 3B की जो लेट फीस है वो है 50 रुपए एक दिन का। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से ज्यादा और आपकी जो ड्यू डेट है मार्च की रिटर्न की 20 अप्रैल। 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी ड्यू डेट जो हो जाएगी वो 20 तारीख हो जाएगी। 20 अप्रैल को आपको रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन आपने नहीं करी और आपने रिटर्न फाइल करी 25 अप्रैल को, यानी कि 5 दिन का आपने कर दिया डिले। 5 दिन के डिले पे आपको लग जाएगी 50 रुपए के हिसाब से 5 दिन की पेनल्टी, यानी कि 250 रुपए आपकी पेनल्टी लग जाएगी। 50 रुपए एक दिन की पेनल्टी आपकी एक रिटर्न की है। अगर आपकी 2 रिटर्न पेंडिंग रह जाती है, सपोज आपने जनवरी की भी रिटर्न फाइल नहीं करी, फरवरी की भी फाइल नहीं करी टाइम से, और फरवरी की रिटर्न की जो डेट थी वो थी 20 मार्च और आप फाइल कर रहे हैं 25 मार्च के बाद में, तो आपकी जो जनवरी की रिटर्न है उसके ऊपर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और जो फरवरी की रिटर्न है उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि जो लेट फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। एक रिटर्न के ऊपर 50 रुपए की एक दिन की पेनल्टी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी जो पेनल्टी है वो कितनी बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी जो GST की रिटर्न है वो टाइम से फाइल कर देनी है। इसी तरह अगर आपने कोई भी मंथ में परचेज या सेल कुछ भी नहीं किया, आपकी जो रिटर्न है वो नील जानी है, आपको नील रिटर्न फाइल करनी है, तो उसकी जो लेट फीस रहती है वो एक दिन का 20 रुपए रहती है। अगर आपने किसी मंथ की रिटर्न फाइल नहीं करी और आप 5 दिन डिले से फाइल कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए 5 दिन के हिसाब से आपको रिटर्न का लेट फीस देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा अराउंड 100 रुपए। इसी हिसाब से आपकी लेट फीस कैलकुलेट होगी। अगर आपकी नील रिटर्न है तो नील रिटर्न होगी तो आपको 20 रुपए के हिसाब से पेनल्टी देनी है। अगर आपकी नील रिटर्न नहीं है तो आपको 50 रुपए के हिसाब से पेनल्टी देनी है डेली बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे GST रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो गई तो क्या कर रहे हैं, उसको कैसे सही किया जा सकता है, क्या सही किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपने अपनी GST रिटर्न फाइल करने में कोई भी गलती कर दी है तो आप उसको रेक्टिफाई, करेक्ट या फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। आपने एक बार रिटर्न को सबमिट कर दिया तो आपकी वो रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अब अगर आपको उसमें कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए आपके पास एक ही अल्टरनेट है, जो कि आपको नेक्स्ट जो रिटर्न होती है उसमें वो एडजस्टमेंट कर देने हैं। सपोज आपको 5 लाख की सेल्स दिखानी थी इस मंथ में, यानी कि आपका टर्नओवर था 5 लाख रुपए और आपके ऊपर उसका टैक्स बनता था, आपको वो पे करना था। लेकिन अगर आपने वो 5 लाख की जगह 4 लाख ही सेल्स दिखाई और 4 लाख का ही आपने टैक्स कैलकुलेट करके पे कर दिया, तो क्या होगा, तो आपको जो 1 लाख रुपए का आपने सेल्स नहीं दिखाई या आप गलती से भूल गए, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में आप जो रिटर्न फाइल करेंगे आपको उसमें एडजस्ट कर देना है वो 1 लाख की जो आपने सेल मिस कर दी थी। अगर सपोज कीजिए आपने कोई एडिशनल सेल दिखा दी, यानी कि आपने कोई ज़्यादा सेल दिखा दी इस महीने में, तो नेक्स्ट मंथ में आप उसको सेल रिटर्न करके भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ये ऑफिशियल तरीका है उसको रेक्टिफाई करने का। हम कोई आपको ट्रिक नहीं बता रहे हैं कि कैसे उसको रेक्टिफाई करें, ऑफिशियल तरीका है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ की GSTR 3B रिटर्न के अंदर। सेम ऐसा ही आपके GSTR 1 में भी होता था। अगर आपने GSTR 1 का वीडियो नहीं देखा है और आपको GSTR 1 के बारे में भी वीडियो देखना है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक क्वेरीज GSTR 3B से रिलेटेड। अब बात करते हैं GSTR 3B को पोर्टल पर कैसे फाइल करते हैं और उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या डिटेल्स होना जरूरी है। अगर आपकी नील रिटर्न है तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे नील रिटर्न के। लेकिन अगर आपका नील रिटर्न नहीं है तो आपको GSTR 3B कैसे फाइल करनी है वो इस वीडियो में आपको बता देंगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस।
तो बात कर लेते हैं आपको GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको रेडी नहीं रखने हैं। आपके पास 2 डिटेल होनी चाहिए। आपने जो भी मंथ में सेल करी उनके इन्वॉइसेस की डिटेल होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्वॉइसेस हैं तो वो ठीक है, नहीं है तो आपके पास कोई एक्सेल में डिटेल मेंटेन होनी चाहिए या किसी भी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर में आपके पास डिटेल वो मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें आपको टैक्सेबल अमाउंट अलग से दिखना चाहिए, टैक्स का अमाउंट दिखना चाहिए और टोटल इन्वॉइस का वैल्यू अलग से दिखना चाहिए। बस यही डिटेल आपको मेंटेन रखनी है, सेल की भी। और सेम इसी प्रकार आपने कोई परचेज वगैरह किया है तो उसकी भी डिटेल आपको रखनी है, चाहे आपके पास इन्वॉइस हो चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में उस डिटेल को रख सकते हैं। आपको उन डिटेल में से ही उठा के बस रिटर्न फाइल करनी है। तो चलिए अब चलते हैं अपने GST पोर्टल पर, आपको लॉगिन करके बताते हैं कैसे GSTR 3B फाइल करना है। और उसमें फाइल करते टाइम आपके सामने जो 5 टेबल आती है उन 5 टेबल को आपको एक्सप्लेन करेंगे किस में क्या डिटेल फिल करनी होती है, और आपको लास्ट में रिटर्न को सबमिट करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, GST पोर्टल पर आ जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने GST की वेबसाइट ओपन कर ली है, यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो अपन यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिटर्न डैशबोर्ड का, या फिर आप सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिटर्न का और यहाँ से आप जा सकते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में। तो सिंपली आपको ये ऑप्शन ओपन कर लेना है। इधर आपके सामने कौन से मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप QRMP स्कीम में हैं तो आपको क्वार्टर का ऑप्शन आ जाएगा। तो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जुलाई मंथ की अपने को रिटर्न फाइल करनी है। जुलाई मंथ को अपन सेलेक्ट करके कर देंगे सर्च पे क्लिक। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने रिटर्न की डिटेल आ गई है। GSTR 1 अपनी फाइल्ड हो चुकी है, GSTR 3B अपने को फाइल करनी है जिसकी ड्यू डेट है 20/8। तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। इधर से आप आएंगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा क्या आपको नील रिटर्न फाइल करनी है। अपन नील रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, अपन को करना है नो पे क्लिक और नेक्स्ट पे क्लिक। अब देखिए आपके सामने कुल 5 टेबल आ गई है, 3.1, 3.2, 4, 5 और 5.1। टोटल 5 टेबल है। उसके बाद में आपको 5 टेबल में डिटेल फिल करने के बाद में नीचे आके सिंपली प्रोसीड फॉर पेमेंट पे कर देना है अगर आपका कोई पेमेंट बनता है तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर GSTR 3B। ये जो ऑप्शन है ये आपकी GSTR 1 में जो आप डिटेल देते हैं वहां से आपकी समरी जनरेट कर देता है। आपने जो GSTR 1 में डिटेल दी है वही डिटेल आपको GSTR 3B में भी देनी है, बस आपको परचेज की डिटेल एक्स्ट्रा देनी है और उसके साथ में आपको टैक्स की कैलकुलेशन दिखानी है। लेकिन अगर आपने GSTR 1 में एकदम सही डिटेल दे दी है सेल्स और टैक्स की, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिक 1 से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो आपको मैनुअल वापस से डिटेल डालने की यहाँ जरूरत नहीं है। आपकी जो डिटेल है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे सही डिटेल आएगी जो आपने GSTR 1 में डाली है। अगर आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके नहीं करना चाहते हैं प्रोसेस फॉलो, तो सिंपली आपको यहाँ पर मैनुअल डिटेल डाल देनी है। कैसे डालेंगे, आइए 3.1 पे क्लिक कर लेते हैं। अपने को इस टेबल में क्या डिटेल डालनी है, यहाँ पर आपको टैक्सेबल सेल्स की डिटेल डालनी है सबसे पहले कॉलम में। ये देखिए टैक्सेबल सप्लाईज, अगर आपने कोई भी सेल करी है जिस पे टैक्सेबल वैल्यू है तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। देखिए आपके पास इनवॉइस तो होगा, उसमें टैक्सेबल वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो आप टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। सारी आपको टोटल कर लेनी है, जितने भी आपके टैक्सेबल इनवॉइस हैं जिसमें अदर देन जीरो, अदर देन निल और अदर देन एग्जेम्प्टेड सर्विस है, यानी कि निल, जीरो और एग्जेम्प्टेड वाले आपको नीचे डालने हैं। यहाँ पर आपको जिस पर भी टैक्स लगता है जो आपने सेल्स करी है उनकी टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। उसके ऊपर जो IGST लगा है वो डालना है। CGST और SGST इक्वल होता है, तो आप CGST में जितना अमाउंट डालेंगे उतना SGST में भी ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी सेल्स की टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है। उसके बाद में अगर आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, यानी कि ऐसी सप्लाई करते हैं आप जिस पे GST 0% लगता है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। अगर आप कोई ऐसी सेल्स करते हैं जिस पे GST निल लगता है या फिर एग्जेम्प्टेड है वो कैटेगरी, तो उसकी डिटेल आपको इधर देनी है। और उसके बाद में वो इनवर्ड सप्लाईज, वो परचेज जिस पे रिवर्स चार्ज के तरीके से आपको GST पे करना पड़ता है, रिवर्स चार्ज वाला है तो आपको यहाँ पर वो डिटेल दे देनी है। और उसके बाद आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। आपको टैक्सेबल वैल्यू देनी है, IGST और CGST और SGST की डिटेल आपको टोटल दे देनी है पूरे महीने की। अपन जुलाई की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जुलाई में आपके जितने भी इन्वॉइसेज हैं उन सब की डिटेल आपको टोटल यहाँ पर करके डाल देनी है। और अपन आ जाते हैं अब बैक, ये डाल देंगे आप डिटेल। इसके बाद में आपको सेकंड वाली टेबल में डालनी है इंटर स्टेट सप्लाईज। इसमें आपको दे देनी है सारी सप्लाईज की डिटेल। इसमें आपको डिटेल देनी है, देखिए आपके सामने यहाँ पर आएंगे तो आ जाएगा ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ
अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने इंटर स्टेट कोई सप्लाई करी है, या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को आपने कोई सप्लाई करी है, या फिर आपने यूआईएन होल्डर को जो इंटर स्टेट सप्लाई करी है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने कोई सप्लाई करी है इन पर्सन्स को, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर तो आपको डिटेल देनी ही है, उसके अलावा यहाँ पर भी आपको डिटेल एडिशनली को यहाँ पर भी देनी है। इसके बाद में आपको एलिजिबल आईटीसी में डिटेल देनी है। एलिजिबल आईटीसी में क्या डिटेल देनी है, आपने जो भी परचेज करी और उन पे आपने कोई भी टैक्स पे किया है, अगर वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, जिसकी आपको क्रेडिट मिल सकती है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है एलिजिबल है आईटीसी के लिए, यानी कि इनपुट क्रेडिट के लिए, तो आपको यहाँ पर 5th वाले कॉलम में डिटेल दे देनी है। अगर आईजीएसटी लगा हुआ है उस बिल पर तो आपको आईजीएसटी देना है, अगर उस पर सी और एस लगा हुआ है तो आपको सी और एस की वैल्यू डालनी है। और उसके अलावा इनवर्ड आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड तो उसकी डिटेल यहाँ देनी है, इंपोर्ट कर रहे हैं आप सर्विस को, उसकी डिटेल यहाँ देनी है। और सेम इसी प्रकार इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज है तो आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है। अगर आपका नॉर्मल परचेज इनवॉइस है जिसमें आपका टैक्स क्रेडिट आपको लेना है तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन में डिटेल डाल देनी है, ऑल अदर आईटीसी के ऑप्शन में। यहाँ पर आपको सारी डिटेल ऐड करके डाल देनी है। जुलाई मंथ में जितना भी आपने परचेज किया और उसकी आपको क्रेडिट लेनी है तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर ऐड करके लिख देनी है। इनवॉइस वाइज आपको डिटेल यहाँ पर नहीं डालनी है। उसके बाद में आईटीसी रिवर्स, यानी कि आपने कोई पहले आईटीसी ले ली, कोई आपने परचेज कर दिया और आपने उस प्रोडक्ट को परचेज रिटर्न कर दिया तो उसकी आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी इस वाले ऑप्शन में। और सेम आपके पास यहाँ पर नेट अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और उसके बाद आपको कर देना है कन्फर्म पे क्लिक। ये हो गई 3 टेबल कंप्लीट। इसके बाद जो ऑप्शन है ये है 5th टेबल का। यहाँ पर भी आपको कोई भी टैक्स की डिटेल नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं वो है एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और नॉन जीएसटी परचेज की। तो अगर आपका इनमें से कोई भी परचेज है इन कैटेगरी का तो आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है। इंटर स्टेट परचेज है तो आपको यहाँ देनी है, इंट्रा स्टेट परचेज है तो आपको इस वाले कॉलम में डिटेल देनी है। सपोज आपने कोई परचेज किया था नॉन जीएसटी सप्लाई वाला प्रोडक्ट इंट्रा स्टेट, यानी कि सेम स्टेट में, तो आपको यहाँ पर उसका अमाउंट दे देना है। अमाउंट आएगा, इसका टैक्स से लेना देना कोई भी नहीं है, क्योंकि इधर ये जो डिटेल है वो नॉन जीएसटी सप्लाई की है तो इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उसका आपका टैक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है, ये टेबल भी हो जाएगी। उसके बाद में ये जो लास्ट टेबल है इंटरेस्ट एंड लेट फीस की, ये कब काम आती है, अगर आपने कोई रिटर्न लेट फाइल करी। सपोज आप ये रिटर्न है जुलाई वाली, आप लेट फाइल करते हैं तो आपसे कोई भी लेट फीस नहीं लिया जाएगा। अभी आपसे कोई भी लेट फीस नहीं लिया जाएगा जुलाई की रिटर्न में, आप सिंपली रिटर्न फाइल कर देंगे, हो जाएगी। उसके बाद में आपने 5 दिन डिले किया था अगर इस रिटर्न को, तो अगले महीने की आप रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो यहाँ पर 5 दिन का जो पेनल्टी बनता है ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा लेट फीस में। आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करेगा कितनी आपकी लेट फीस बनती है। इधर आप देख सकते हो 25 रुपये आपकी लेट फीस की लाइबिलिटी है। 25 रुपये जो है वो है CGST, सेम आपका 25 रुपये SGST भी लगेगा, तो 25 और 25 मिला के एक दिन का लेट फीस हो जाएगा 50 रुपये। और सेम आपको जो बताया 10 रुपये नील के केस में, अगर आपकी नील रिटर्न थी पिछली वाली तो आपको यहाँ पर 10 रुपये एक दिन का दिख जाएगा। अगर आपने 5 दिन लेट किया तो आपको 50 रुपये तो यहाँ दिखेगा, 50 रुपये आपको यहाँ दिखेगा, तो टोटल आपकी 100 रुपये लेट फीस हो जाएगी 5 दिन की। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 20 रुपये पर डे के हिसाब से नील पे लगेगी, 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी लाइबिलिटी पे लगेगी। अगर पिछले महीने आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बनता था और आपने वो रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी, 1 महीना आपने लेट कर दिया, 1 लाख पे 1 महीने का 18% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा। 18% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिक इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा और आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएंगे अपन बैक, सारी डिटेल आपको कंफर्म कर देनी है। ये सारी टेबल आपको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। अगर आपका कोई टैक्स अमाउंट बनता है तो आपको वो मैनुअल चालान के थ्रू पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही। वो चालान आपका ऑनलाइन जनरेट होएगा और आपको उसको पे कर देना है। और अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता है तो आपको सिंपली आगे कंटिन्यू करके अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। अगर आपको GSTR 3B एकदम डिटेल में कैसे फाइल करनी है वो सीखना है तो उसका एक डिटेल अपन अलग वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में आपको GSTR 3B से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या रिटर्न होती है, कैसे फाइल करना होता है, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया और यहाँ पर आपको 5 टेबल दी है, इनके बारे में भी बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।